आज हमारे जो सामान्य अध्ययन का जो है उसका तीसरा भाग है और आखिरी भाग है, जिसमें हम 101 से लेकर 150 प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क, और फिनलैंड और इस्टोनिया। तो इसका जो सही आंसर है कि बोथनिया की खाड़ी किन देशों के बीच मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ये है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है, जबकि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे और फिनलैंड, इन 4 देशों को मिलाकर कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। ऑप्शन है युगांडा, तंजानिया, कीनिया या फिर रवांडा, और इसके कूट के आधार पर इसको चयन करना है, जिसमें ABCD दिए गए हैं। इसे कूट के आधार पर चयन करना है कि विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि 1, 2, 3 मतलब कि युगांडा, तंजानिया और कीनिया की इसकी सीमा बनाती है। सॉरी, युगांडा, तंजानिया और कीनिया, ठीक है, इनकी सीमा बनाती है, जबकि रवांडा जो है वो इनकी सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। या कहाँ है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है, और नील जो नदी है वो यहीं से निकलती है। नील नदी का उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील ही है, और विक्टोरिया झील जो है वह एक मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील जो है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, सही आंसर जो है उसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में कारकों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण, सूर्यातप या महासागरीय लवणता। तो कूट के आधार पर इसमें चयन करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसके जो पांचों जो क्रम है ये तय करते हैं, ये तय कर महासागरीय बल को तय महासागरीय जलधाराओं के संबंध में तय करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ? कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर 45 उत्तरी अक्षांश पर। इसका सही आंसर है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, तभी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन है। और यह स्थिति कब होती है? 21 मार्च को यह अवधि होती है, और फिर यह 23 सितंबर को यह अवधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पौने हैं उनके स्थानों से सुमेलित करना, जैसे 22, लेवेंटर, टेम्पोरल और सिम्यूम। जो इसका जो है कि जो 22 जो है वो फ्रांस में बहने वाली एक हवा है। लेवेंटर जो है वो स्पेन की बहने वाली एक हवा है। और टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल जो है वो अमेरिका की बहने वाली एक हवा है। और सिम्यूम जो है वो ईरान में बहती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थल रुद्ध देश कौन है? कांगो, बुर्किना फासो, इथोपिया या फिर लाइबेरिया। इसका सही आंसर है वो आपका है बुर्किना फासो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक स्थल रुद्ध देश है, और बाकी जो अन्य देश हैं उनकी सीमा समुद्री तटरेखा से मिलती है। और इसमें खास बात यह है कि जनवरी 2022 में बुर्किना फासो में सैनिकों ने तख्तापलट कर दिया था और राष्ट्रपति रोच काबोरे को सत्ता से हटा दिया था। अगला प्रश्न है 107 नंबर कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है
कि जनजातियां और किस देश से संबंधित, जैसे माया कहाँ से है, यूपिक कहाँ से है, चुकची कहाँ से है और बोवर कहाँ से है। तो इसका सही आंसर है जो माया सभ्यता है, जो माया सभ्यता है, यह आपकी जो है, ये आपकी माया सभ्यता जो है ये आपका मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। तो इसमें सही आंसर जो ग्वाटेमाला दिया गया है उसी को हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति जो है यह पश्चिमी अलास्का में निवास करती है, पश्चिमी अलास्का या पूर्वी रूस में निवास करती है। बोअर जनजाति जो है यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है, और वो भी बोअर दक्षिण अफ्रीका के जो ऑरेंज फ्री स्टेट है वहाँ पर है। चुकची जनजाति जो है वो साइबेरिया में निवास करती है। तो इस आधार पे जो हमारा सही आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, दूसरा है कार्बन डेटिंग पद्धति। कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए केवल, ठीक है, यूरेनियम डेटिंग प्रणाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, यूरेनियम 238, ठीक है, और यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और 238 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जबकि कार्बन डेटिंग जो प्रणाली होती है इसमें जीवों की आयु, पृथ्वी की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग, और कार्बन डेटिंग होती है जीवों की आयु के लिए, जीवों की आयु के लिए। जैसे कि कोई कंकाल मिलता है तो कितने साल पुराना है तो उसे कार्बन डेटिंग से तय करेंगे, लेकिन पृथ्वी की आयु तय करनी हो तो हमें यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 109 नंबर की, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है। इसमें किस किस क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो कुल सीटें हैं 80, और 80 सीटों में से 17 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें जो, ठीक है, और इसमें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 हैं उसमें कौन कौन से हैं, नगीना, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बहराइच, बाराबंकी, बांसगांव, लालगंज, मछली नगर और रॉबर्ट्सगंज। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी आंसर। डी आंसर जो है वो 17 सीटें, जो 17 जो क्षेत्र है लोकसभा के वो इनमें से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है कि 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंगांतर की सर्वाधिक महाराजगंज में है और सबसे कम कानपुर में है। ठीक है, दूसरा है महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पे है। तीसरा है उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 916 है, जबकि 2001 में यह 902 था। फिर है 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले शीर्ष 3 जिले कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी अन्य जो सही है। इसका है कि जो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता जो है वो 57.2% है, और इस संदर्भ में देश के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 24वां है, ना कि दूसरा है। ठीक है, नीचे से दूसरे स्थान पर नहीं है बल्कि 24वें स्थान पर है, इसलिए कथन जो है गलत है, बाकी जो अन्य सही है। अगला प्रश्न है कि मंकी पास टेस्ट के संबंध में कौन से कथनों में सही नहीं है। ऑप्शन है
मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया। दूसरा है, इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया और किट को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। और डी है कि उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि इसके सभी कथन गलत हैं। ठीक है, इसके जो सही हैं सभी कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि मंकी पॉक्स जो टेस्ट किट को आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और स्वदेशी किट का निर्माण ट्रांस एशिया बायोमेडिकल की तरफ से किया गया है और ना कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। और पहला क्या था? आंध्र प्रदेश के स्वदेशी निर्मित RT-PCR चेन्नई में, तो चेन्नई में ना होकर ये आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है। और किट को जो लॉन्च किया था वो अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था, ना कि मनसुख मांडविया ने, इसलिए इसे गलत है। तो चेन्नई के स्थान पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और सीरम इंस्टीट्यूट के स्थान पर जो है वो स्थान होगा मेडटेक। ठीक है, और मनसुख मांडविया के स्थान पर क्या होगा? अजय कुमार AK सूद ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा था? यूनानियों ने किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा था? ऑप्शन है सोपारा, बारबेरिकम, कल्याण या फिर भड़ौच। इस बेरी गाजा कहा था, इसका सही आंसर है वो आपका है डी भड़ौच। भड़ौच को उन्होंने बेरी गाजा कहा था। और टालमी ने, ये सब कहाँ है? ये सारे जो बंदरगाह हैं वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। सारे कहाँ हैं? पश्चिमी तट पर स्थित हैं। जो बारबेकम और पटाला, हाँ, बारबेकम जो है ये सिंध में थे। भड़ौच जो है, ठीक है, यह यूनानियों ने इसे पेरीपल्स कहते हैं और यही जो है इसी को इन्होंने बेरी गाजा कहा था। ठीक है, और टालमी ने इसे विशालतम पर्णनगर, और जो टालमी थे, टालमी ने इसे पर्ण कहा था, विशालतम पर्ण कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया? पाणिनि, यास्क, लगक्य मुनि या फिर पिंगल मुनि? इसका सही आंसर है वो है यास्क। यास्क ने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के संबंध में कथनों विचार कीजिए। कि पहला है कि संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। दूसरा, संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुवसावन कहते हैं। तीसरा है, अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। और चौथा, इसकी बैठक में न्यूनतम कोरम जो है वो 30 सदस्यों का होना जरूरी था। कूट के आधार पर इसे चयन करना है। तो इसका सही आंसर है वो आपका 1 और 3 है, मतलब 1 और 3 इसका सही आंसर है। दूसरा और चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि न्यूनतम जो कोरम था वो 30 ना होकर 20 था। ठीक है, 30 ना होकर 20 था। ठीक है, और सभा के जो प्रस्ताव को अनुसावन नहीं कहते थे, प्रस्ताव को नत्य या वृत्ति कहते थे। इसे नत्य या वृत्ति कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन है, जिसका 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा कहते थे? बालाकोट, सुतकांगेडोर, लोथल या फिर डाबरकोट? इसका जो सही आंसर है वो आपका है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर इसका सही आंसर है। और सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। और सुतकांगेडोर की जो खोज थी इसकी जो खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने की थी। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी।
इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी और यह दास्क नदी के किनारे पर है। और जो बालाकोट है, सुतकांगेडोर है और नौंदौरी है, डाबरकोट है, ये सब पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और सुतकांगेडोर को ही हड़प्पा का व्यापार का चौराहा कहते थे और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो किसी प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन चैल्सेडेनी या कैल्सेडेनी औजारों की प्राप्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। बागोर, सरायनहर, चौपानी मांडो या महदहा। ठीक है। कूट के आधार पर इसका चयन करना है। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी स्थानों से, ठीक है, कैल्सेडेनी औजारों की प्राप्ति हुई है। पुरापाषाण काल में जहां औजारों के निर्माण में क्वार्ट्ज की बहुलता थी, वहीं मध्य पाषाण युग में चैल्सेडेनी की प्रधानता हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी और कब की थी? 1352 में। 1352 में इसने दिल्ली में मदरसा-ए फिरोज शाही का निर्माण कराया, जिसका प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी था। ठीक है। और शिक्षा के विकास के लिए वह विद्वानों पर के लिए 26 लाख टका खर्च करता था। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखित में से किसमें शिवाजी और पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन है बुरंजिया, सकावली, खयात या फिर बखर। इसका सही आंसर है कि मराठी भाषा में लिखित बखर में शिवाजी और, ठीक है, पेशवाओं का इतिहास वर्णित है। जो बखर है, ठीक है, इसे मराठी भाषा में लिखा गया था। और ख्यात जो है, ठीक है, ख्यात जो है ये राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा है और इसमें राजपूतों का इतिहास लिखा गया है। ठीक है। और सकावली में तिथिक्रम से ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। ठीक है। बुरंजिया में असमिया भाषा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13वीं से 19वीं शताब्दी के अहोम शासकों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः निम्नलिखित में से थी। तो जान लें कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वह हुई थी 1336 में। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे हरिहर और बुक्का। और विजयनगर की जो राजधानियाँ थी वो अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी रही हैं। ठीक है। सबसे पहले अनेगोंडी, विजयनगर, फिर बेनुगोंडा और फिर चंद्रगिरी। और हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर का वर्तमान नाम, ठीक है, हम्पी है। तो इसके अनुसार जो सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है कि सबसे पहले अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर वेणुगोंडा और फिर चंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120 कि 1202 से 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और दूसरा है 1197-98 में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परिमल देव को हराकर कलिंजर और महोबा खुजराहो पर अधिकार कर लिया। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही आंसर है वो है इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत हैं, क्योंकि 1197-98 में ऐबक ने चंदावर, कन्नौज और बदायूं पर अधिकार किया था। और 1203 और 2 में उन्होंने परिमल देव, मतलब कि उल्टा कर गया है कि 1202 और 3 में महोबा खुजराहों पर उसने विजय प्राप्त की थी। तो उसका कथन जो है
ना 1 और ना 2, दोनों गलत है। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर और जौनपुर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है, इसका सही आंसर है वो आपका है लाहौर। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है जो मुगल बादशाह के समय में हुआ है। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकबत खाना शुरू किया, और मकबत खाना का मतलब होता है अनुवाद घर। इसी ग्रह में मतलब कि यहीं पे इसके साथ ही अकबर ने राजतरंगिणी का, रामायण का और संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने की हिदायत या हिमायत दी थी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीर सामा का पुरोगामी था? ऑप्शन है वकील एदर, काजी उल कुजात, नायब मुमलिकत या फिर दीवान ए वफूफ। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, वकील ए दर, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है वो है बी, एनी बेसेंट। ऐसा ये कथन एनी बेसेंट का है जिन्होंने 1917 में जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था तब इन्होंने यह कहा था, और अध्यक्ष बनने वाली पहली ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कहा था कि भारत के अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। अगला प्रश्न है रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया है? ऑप्शन है सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय या फिर सर्वधर्म संभाव। क्वेश्चन नंबर 124। इसका सही आंसर है वो है सी, सर्वोदय। सर्वोदय में अनटू लास्ट का सार संक्षेप में गुजराती में सर्वोदय के नाम से शीर्षक से किया है, और यह इंडियन ओपिनियन में 1908 में मई और जुलाई के बीच 9 किस्तों में छपा था। अगला प्रश्न है श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में किस मिशनरी द्वारा 1799 में की गई थी? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, डेनिश या फिर फ्रांसीसी। तो इसका सही जो आंसर है वो है डेनिश, और यह 1799 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। में सभी ने मिलकर इस जिम्मेरमैन योजना के तहत संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे जो एक प्रकार का क्या था? मसालों की किस्म, बहुमूल्य रत्न, कपड़ा या नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता। तो इसका सही आंसर है वो है सी, एक प्रकार का यह कपड़ा हुआ करता था, ठीक है, जिसे बंगाल से ले जाया जाता था, ठीक है, और ठीक है टाफ्टा जो एक प्रकार का कपड़ा था। अगला प्रश्न है वह विद्वान समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन शामिल हो गए। एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत यश पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। इन्होंने 1948 में आचार्य नरेंद्र देव ने ही 1948 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और बाद में लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से 1918 में किया गया। दूसरा है लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। और तीसरा किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी।
कूट के आधार पर इसे चयन करना है कि केवल 1, केवल 2, 3, 2 और 3 या फिर सभी। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, केवल 2 और 3 सही हैं, बाकी पहला जो है वो गलत है, क्योंकि अवध किसान सभा का गठन 1918 में ना के होकर 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। तो पहला गलत है, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त किया गया था? इसमें 20 वर्षों के लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर किया गया। ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत या फिर उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसका सही आंसर है ये आपका है डी ऑप्शन, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में यह व्यवस्था की गई थी 1835 में। 1835 में यह व्यवस्था की गई थी, जो मराठों से छीने गए थे सागर और दामोह में। ठीक है, जो बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पे महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न नंबर 131। इसका सही आंसर है कि लॉर्ड ऑकलैंड। जो ऑकलैंड है उसने सिंध के प्रति अपनी आक्रामक नीति अपनाई थी और इसने ही कि रणजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखाकर अप्रैल 1828 में सिंध के अमीरों को संधि करने के लिए बाध्य किया था। और 1843 में लॉर्ड ऑकलैंड ने 1843 में एलनबरो के शासनकाल में सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है, और 1838 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ही था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को, ठीक है, पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अंबाला अभियान चलाया गया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलिंगटन प्रथम या फिर लॉर्ड लैंसडाउन। इसका जो सही आंसर था वो आपका है लॉर्ड एलिंगटन प्रथम, क्योंकि अंबाला अभियान जो था वो लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एलिंगटन प्रथम 1862 में गवर्नर वायसराय बन के भारत आए थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन का दमन, और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अंबाला अभियान किया था, जो आदिवासी विद्रोह को दबाने के लिए गया था। और लॉर्ड एलिंगटन प्रथम की मृत्यु जो है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई और उन्हें वहीं दफना दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी? ऑप्शन है डेनिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी, डच। डचों को हराकर मार्टिन वर्मा ने उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया था, और ये जो मिली थी वो 1729 में उनको सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन है सोलापुर की घटना, पेशावर की घटना, चिटगांव की घटना या चिराला पिराला की घटनाएं। इसका जो है सविनय अवज्ञा के मध्य जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, चिटगांव, पेशावर और सोलापुर। जो चिराला पिराला की घटना जो है, ठीक है, चिटगांव की घटना संबंध नहीं है, तो चिटगांव, पेशावर, सोलापुर ये 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। चिटगांव घटना जो अस्थायी सरकार बनी थी, पेशावर की घटना में खान अब्दुल गफ्फार खां थे, और सोलापुर की घटनाओं में महाराष्ट्र के, ठीक है, और चिराला पिराला जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है और ना कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है।
ठीक है, 136। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका संघ मुख्यालय दिल्ली में है। इसके पहले अधिवेशन में रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके आयोजन की मुख्य भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई। तो कूट के आधार पर इसे चयन करना है, कौन सा इसका कथन सही है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जो सभी कथन जो हैं वो सत्य है। अगला प्रश्न है, फोर्ट लुई जो कि का निर्माण पांचेरी के कारखाने में ही की गई थी, इसके निर्माता कौन थे? फ्रांसिस कैरो, कोलबर्ट, डुप्ले या फिर फ्रांसिस मार्टिन। इसका सही आंसर है वो आपका है फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी। फोर्ट लुई किले का जो निर्माण था उसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी और ये फ्रांसिस मार्टिन ने की थी और इसकी स्थापना जो है वो 1742 में हुई, 1701 में हुई थी, 1701 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके, इसके लिए किसने जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलनबरो। इसका सही आंसर है जॉर्ज बोगले को भेजा था वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, ए ऑप्शन 1774 में, ठीक है। और जबकि लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भेजा था यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? सोलापुर, नागपुर, जमशेदपुर या फिर बम्बई। तो इसका सही आंसर है वो आपका है नागपुर। नागपुर में पहली मजदूरों की हड़ताल हुई थी और ये हुई थी 1877 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु ने, भालचंद गोस्वामी ने, एम माथुर ने या फिर आशुतोष पांडे ने। इसका सही आंसर है वो आपका है एम माथुर ने दिया था, ठीक है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है और योजना आयोग का एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसका गठन 1950 में था। अब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों को जलावतरण किया? ऑप्शन है विक्रम और गोमती, हेलना और गगन, सक्षम और परम प्रवेगा, चौथा है सूरत और उदयगिरी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, मुंबई, लंदन या फिर बर्लिन। इसका सही आंसर जो है वो है लंदन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता को मंजूरी दी है? ऑप्शन है मिस्र, कीनिया, मॉरिशस या फिर सेशल्स। तो इसका सही आंसर है वो आपका है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वतन प्रेम योजना नई दिल्ली, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा, प्रोजेक्ट सद्भावना असम। तो कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो आपका है 145। वतन प्रेम योजना जो है वो गुजरात सरकार ने शुरू की है, ना कि दिल्ली सरकार ने, इसलिए ये कथन गलत है, बाकी यानी सही है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर है इसरो ने सिंगापुर के 3, ठीक है, उपग्रहों को एक साथ भेजा था। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है कि
प्रश्न नंबर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीतू घनघस, नवीन सिहाग, एलोस पाल या संकेत सरगर? इसका सही आंसर है वो आपका है संकेत सरगर। संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और बाकी सभी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका सही आंसर है संकेत सरगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 कि कभी कभी समाचारों में आने वाले बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचित सेवली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है वेट लिफ्टिंग। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बॉल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया? ऑप्शन है फाल्गुनी शाह, रिकी केज, सौनक सेन या फिर प्रसून जोशी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है फाल्गुनी शाह। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न आज का है कि मार्च 2022 में महापंजीयक कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किए, जिसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर सुधरकर 103 हो गया और रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक MMR दर संबंधी 70% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और तीसरा है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा MMR है और केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष जिले हैं। कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब कि केवल दूसरा जो है वो गलत है, बाकी जो हैं वो अन्य सही हैं। कि दूसरा जो गलत किस लिए है, ये है क्योंकि जो लक्ष्य है कि 2030 से पहले, ठीक है, प्राप्त कर लेगा, ना कि 2035 तक। इसमें जो दिया गया है 2035, इसको सब्ट्रैक्ट करके 2030 होता तो ये भी सही होता, लेकिन 2030 नहीं है, यही हमारा ऑप्शन गलत है। बाकी हमारे सारे जो हैं वो पूर्णतया सही है। तो ये था हमारा आज का अंतिम और तीसरा भाग।